हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। पिछले वीडियो में हमने ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस उसका फर्स्ट पार्ट देखा। इसका एक वीडियो जो बिजनेस एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तक मैंने आपको इसमें पढ़ाया। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है प्रोफेशन, वहाँ से अब हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। और अगर आपको कुछ डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में बिज़नेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो आप उसे फॉलो करके एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा। बिजनेस से ये प्रोफेशन अलग होता है। प्रोफेशन का मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन किस तरह से अपने एजुकेशनल नॉलेज या हमारे पास जो स्पेशल स्किल है उसके आधार पर हम सोशल मतलब समाज में, सोशली नहीं बोल सकते, लेकिन हम समाज में जो अपनी सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज देने के बदले में हम अर्न करते हैं। जैसे हम डॉक्टर, जैसे एग्जांपल देखते हैं डॉक्टर का, लॉयर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ये क्या करते हैं कि इनके पास जो अपनी नॉलेज होता है, अपना जो स्किल होती है, उसके आधार पर यह जो अपने कस्टमर्स होते हैं उनको देखते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखता है, लॉयर अपने जो क्लाइंट होते हैं उनके लिए सर्विस देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसी तरह अपने जो भी क्लाइंट होते हैं उनको सर्विस देता है। डॉक्टर सर्विस देता है इन द सेंस कि वह जो भी पेशेंट है उसके बीमारी को डायग्नोस करता है और उसके बाद उसका इलाज करता है। लॉयर जो है, जो भी उसके क्लाइंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके केसेस को समझता है और उनके लिए लड़ता है कोर्ट में। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है अपनी सर्विसेज किसी भी क्लाइंट या कंपनी को प्रदान करता है। इस तरह अपने स्पेशल जो नॉलेज है उसके आधार पर, अपने स्पेशल स्किल के आधार पर सर्विसेज देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अर्निंग या फिर इनकम। ठीक है। अब प्रोफेशन जो है उनके एम क्या है, उसके कुछ फीचर्स जो देख रहे हैं हम वह देखेंगे, उसकी विशेषताएं क्या हैं। इसमें पहला है एम। इसका एम क्या है? एवरी प्रोफेशन इज़ प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी। तो जो भी प्रोफेशन होगा उसका सबसे पहला एम होगा कि मनी अर्न करना, पैसा कमाना। ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और वो अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देते हैं। क्लाइंट्स मतलब वही जो कस्टमर्स होते हैं उनको देते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सेकेंड है क्वालिफिकेशन। अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। अब देखिए, जो प्रोफेशन जो है वो चलता है किस पर? उनके जो भी क्वालिफ़िकेशन होते हैं, उनके रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के आधार पर। अगर वो डॉक्टर है तो वो लॉयर का काम नहीं कर सकता, अगर लॉयर है तो सीए का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके अपने अपने फील्ड के स्पेशल नॉलेज होते हैं जिन्हें ये लोग अक्वायर करते हैं, पहले अच्छी तरह से लेते हैं उन नॉलेज को और उसके बाद ही जो भी इस प्रोफेशन की उनकी डिग्री होती है उसे प्रॉपरली प्राप्त करते हैं, फिर अपनी सर्विसेज देते हैं। ईच प्रोफेशन हैज़ अ सर्टन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन का अपना अपना नॉलेज का जो है सेक्शन होता है। दिस नॉलेज हैज़ टू बी अक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। और ये नॉलेज जो लेते हैं वो एक स्पेशल जो उनकी ब्रांच होती है, उस फील्ड का जो स्पेशल इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से ये नॉलेज एक्वायर करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बस डॉक्टर की डिग्री कहीं से ख़रीद ली और डॉक्टर बन गए, यह नहीं चलता है। इसके लिए हमें प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सर्टिफिकेशन, सभी कुछ होना बहुत ज़रूरी होता है। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज अक्वायर्ड। तो कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकता अगर उसने नॉलेज ना लिया हो। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल रिटर्न। प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं अपनी सर्विसेज के बदले में फ़ीस चार्ज करते हैं। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज़ नॉट फिक्स्ड। और इनके द्वारा जो भी इनकम ली जाती है वो कोई फिक्स नहीं होती है। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो प्रोफेशनल होते हैं वह या तो कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड होते हैं, यानी वहाँ पर
काम करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी इनका खुद का, जैसे डॉक्टर हैं तो उनका अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल होगा, लॉयर जो है उसका अपना खुद का ऑफिस होगा, या फिर वह किसी और फर्म के लिए काम कर रहा होगा। इस तरह से यह या तो अपॉइंट होते हैं कहीं पे या फिर अपना सेल्फ जो भी है काम करते हैं। A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, that is self-employed, gets fees। तो इस तरह से यहाँ एग्जांपल दिया है एक सीए का कि वो सैलरी उससे मिल सकती है अगर वो किसी के अंडर में काम करेगा, प्रैक्टिस करेगा, या फिर अगर खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा तो फिर वह फीस लेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन। जो प्रोफेशन के बारे में, जो भी प्रोफेशन प्रैक्टिस किया जाता है वो या तो स्वतंत्र होता है, खुद इंडिपेंडेंटली करता है, या फिर प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन, या ये प्रोफेशनल किसी के अंडर में काम करते हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस। और अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है कोई भी प्रोफेशनल, तो उसे बहुत सारी मतलब पूंजी लगती है। पूंजी इन द सेंस उसे असेट रखने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं अपनी प्रैक्टिस को बनाने के लिए। जैसे अगर कोई डॉक्टर है अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, खुद का क्लिनिक खोल रहा है, तो उसे उसके फील्ड की सारी मशीनरीज़ हैं, सारे जो भी साधन उसको लगेंगे एक पेशेंट के लिए, तो वो उससे सारे रखने पड़ते हैं। और अगर किसी के अंडर में वह काम कर रहा है तो वह सिर्फ सैलरी ले सकता है वहाँ पर काम करके। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोफेशनल्स। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी काउंसिल होती है जहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ जो प्रोफेशनल्स हैं वह करते हैं। दिस प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर दैम विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स एट्सेट्रा। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, अपने अपने जो काउंसिल होते हैं जहाँ से उन्हें प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, जो लॉयर्स होते हैं इनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह का एक काउंसिल है। फिर ICAI यह है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए काउंसिल। उसके बाद है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स के लिए काउंसिल है जहाँ यह लोग अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने आप का, जहाँ ताकि वह प्रैक्टिस स्वतंत्र कर सकें। The code of conduct mentioned by their respective councils must be strictly followed by every professionals। तो इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इस काउंसिल के, यह इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं जो भी ये प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो या फिर CA हो। अपने अपने काउंसिल्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज़ टू अक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। और जो भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं वह उन्हें इस जो भी काउंसिल जहाँ वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहाँ की इन्हें मेंबरशिप भी मिलती है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल। अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। यह भी एक खासियत है, विशेषता है कि इनके जो भी प्रोफेशन होते हैं, तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपना जो प्रोफेशन है वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर अगर ये चाहे कि मैं अपने सर्टिफिकेट्स अपने बेटी या बेटा को आगे दे दूं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी ना की हो, तो ऐसे वह नहीं कर सकते हैं। मतलब वो अपनी इच्छा से किसी भी अपने प्रोफेशन की जो डिग्री है किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, खासकर ऐसे व्यक्ति को जिसने उस बारे में कोई एजुकेशन लिया ही ना हो, कोई प्रैक्टिस की ही ना हो। Next, nature of work. Professionals charge fees in exchange of expert services. For example, an architect designs the layout of the office for fees. इनका नेचर ऑफ वर्क कैसा रहता है कि प्रोफेशनल्स जो रहते हैं वो फ़ीस चार्ज करते हैं। जैसे एक आर्किटेक्ट है, किसी ऑफिस का डिज़ाइन बना रहा है तो उसके बारे में, उस डिज़ाइन के बदले में वो फ़ीस चार्ज करेगा। तो इस तरह से यह इनका वर्क करने का तरीका होता है।
तो प्रोफेशन देखने के बाद अब हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट मतलब यह ऐसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि लोग जो हैं दूसरों के लिए काम करते हैं, जिसे हम नौकरी करना भी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। देयर इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कहीं पर भी हमने का मतलब काम करना। अगर हम कहीं एम्प्लॉय बनकर जाते हैं, इसका मतलब हम कहीं नौकरी करते हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए, जिसने हमें अपॉइंट किया हो। एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क। एम्प्लॉयर वह पर्सन होता है जो वर्क ऑफर करता है, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय। और जो काम करने को एक्सेप्ट करता है, नौकरी करने का एक्सेप्ट करता है, वो एम्प्लॉय कहलाता है। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ दैम। और इस समय में जब एक एम्प्लॉयर के पास जाता है काम के लिए और उसे नौकरी पर रख लिया जाता है, तो ऐसे समय में उन दोनों के बीच में समझौता होता है, जो रेम्यूनरेशन, जिसे हम सैलरी कहते हैं, उसके बारे में होता है, और जो भी उस कंपनीज या जहां वह काम कर रहा है उस जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में होता है। फीचर्स क्या क्या हैं एम्प्लॉयमेंट के? इसका फर्स्ट एम क्या होता है? द मेन एम इज़ टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। देखिए यहाँ भी एम क्या है? मनी अर्न करना। लेकिन कैसे? कि एक एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय काम करेगा और उसके बदले में एम्प्लॉयर को भी पैसा मिलेगा और एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी। तो दोनों को ही यहाँ पर काम मतलब दोनों को ही काम के बदले में पैसा मिल रहा है। क्वालिफिकेशंस क्या हैं? ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। द जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल जॉब ऑफ नर्स, बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज़ नेसेसरी, फॉर एग्जांपल ऑफिस बॉय। तो देखिए एम्प्लॉय बनने के लिए कुछ जहाँ ज़रूरत होती है क्वालिफिकेशन की, वहाँ पर वह ज़रूरी होना होता है, और कई ऐसे जॉब होते हैं जहाँ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक नर्स के पोस्ट पर अगर हमको काम करना है तो हमारे पास उसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। एक क्लर्क के रूप में हमें काम करना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। लेकिन एक ऑफिस बॉय के रूप में अगर कहीं हमें काम करना है तो उसके लिए कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मिनिमम जो उसने पढ़ा हो 5th या 10th स्टैंडर्ड तो भी काफ़ी हो सकता है, बस उसे पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो ऐसे साधारण क्वालिफिकेशन वाले भी जॉब होते हैं, और जिनमें स्किल की ज़रूरत हो, ऐसे स्किल वाले जॉब भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी रिटर्न्स। वेजेस और सैलरीज इज़ गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब भी काम ख़त्म होगा तो अगर वह लेबर होगा तो उसे वेजेस दी जाएगी, अगर वह एम्प्लॉय होगा तो उसे सैलरी दी जाएगी। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। और ये वेजेस जो हैं, जो डेली रूप में दी जाती हैं, जिसे हम मजदूरी भी कह सकते हैं, श्रम के बदले में दिया हुआ पैसा भी कह सकते हैं, यह पहले ही डिसाइड होता है अपॉइंटमेंट के पहले। वेजेस आर पेड डेली और वीकली। वेजेस जो हैं या तो डेली दिए जाते हैं या फिर हफ्ते में एक बार, जिसे हम वीकली कहते हैं। सैलरी इज़ पेड मंथली। सैलरी महीने में पे की जाती है। अलॉन्ग विथ सैलरी अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, क्वार्टर्स टू स्टे, subsidized food in canteen etc. also can be given to employees। तो एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में कुछ बेनिफिट मिलता है। पहले तो सैलरी मिलती है, फिर उससे बोनस के रूप में बेनिफिट मिलता है। घर की अगर सुविधा होगी कहीं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ की तो उन्हें घर मिलता है एम्प्लॉय को। कभी कभी कैंटीन में फूड की फैसिलिटी उसे मिल जाती है। तो इस तरह से कुछ फैसिलिटीज़ भी एम्प्लॉय को दी जाती हैं। कैपिटल, नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। अभी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के थ्रू मतलब एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता है, जहाँ पर उसे सारी सुविधाएं काम करने के लिए अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो एम्प्लॉय को किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एम्प्लॉय को सिर्फ रूल फॉलो करने पड़ते हैं जिस भी कंपनी में, जिस भी फर्म में वह काम कर रहा है, और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं उसके बेसिस पर वह काम करता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। Employment cannot be transferred from one person to another. For example, if a teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or daughter. तो जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें कि एक एग्जाम्पल लें टीचर का, अगर वह एक एम्प्लॉई के रूप में किसी स्कूल में काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने सन या डॉटर को अपना
जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो ट्रांसफ़र कर सके। तो एम्प्लॉयमेंट कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसे जो भी पर्सन है उसे खुद से अपनी एबिलिटी के आधार पर लेना होता है। नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ गिवन टू हिम। द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क कोई भी एम्प्लॉय का होगा तो यह ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसे अपना काम कंप्लीट करना होगा जो भी उसे दिया जाएगा, और जो भी जॉब का नेचर है उसके ऊपर से नेचर ऑफ वर्क डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का वह जॉब है, उस तरह का उसका नेचर मतलब वर्क है, उस तरह से उसका जॉब भी होगा। यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट देखा। अब हम देखेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है बिजनेस एक्टिविटीज़ को, और इसमें सबसे पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो हम फर्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट जो एम है वो है अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। हमें पता है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो प्रॉफिट अर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग ही बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। प्रॉफिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, क्योंकि कोई भी बिजनेस को चलाना है तो प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट होगा तो ही वो बिजनेस ग्रोथ करेगा। सेकेंड है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। बिजनेस organizations have to work hard to create new customers and also to maintain the existing customers। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें न्यू कस्टमर्स जो हैं उन्हें लाना पड़ता है, और जो ओल्ड कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यह भी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। थर्ड है इनोवेशंस कोई भी बिजनेस में होने बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन R&D। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मनी स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट सर्वे होना चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी आज चल रही है उसका यूज़ होना चाहिए, और हमेशा रिसर्च होते रहना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और मार्केट सर्वे भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए नए नए इनोवेशंस होंगे और तो बिज़नेस अपडेटेड रहेगा और आगे बढ़ेगा। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। दे शुड बी यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड अवॉइड वेस्टेज। तो रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, उनका अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है, उन्हें मैक्सिमम रूट में उनका जो भी रिसोर्सेस उनका उपयोग होना चाहिए, वेस्टेज अवॉइड होना चाहिए, और ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बिजनेस में बढ़ेगा। तो हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स देखे, अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, इनोवेशंस, बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो भी मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ तो एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए, और जो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उन पॉइंट्स को सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो डेली आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करते जाइए, और लगे तो दिन में एक बार तो भी इन पॉइंट्स के अंदर की जो डिटेल्स हैं वो पढ़ लिया कीजिए। तो जब आप पेपर देंगे ना तो आपको बहुत ईजी जाएगा। तो जिस वे में मैं आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ आप उन्हें फॉलो कीजिए, और पॉइंट्स वाइज अगर आप लर्निंग करेंगे OCM तो इट बिकम्स सो ईजी फॉर यू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं कि सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या पॉइंट आता है। तो सबसे पहले सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। Every business has to provide quality product to its customer. Quality means a combination of purity, safety, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स से अगर हम बिज़नेस करेंगे, जैसे देखिए कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो बिज़नेस में अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाएंगे कस्टमर्स में, तो और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जिस
भी ऑब्जेक्ट का हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें अगर प्योरिटी रही, सेफ्टी रही, ड्यूरेबिलिटी और यूटिलिटी रही, तो वह प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरली मार्केट में अपग्रेड करेगा, चलेगा। सेकेंड है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट्स एट्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस यूनिट। किसी भी बिजनेस यूनिट को चलाने के लिए उसमें बहुत ही प्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। प्योरिटी का मतलब है कि ईमानदारी रखना। तो हम ब्लैक मार्केटिंग को अवॉइड करना चाहिए हमें, और एडवर्टाइज में मिसलीड नहीं करना है हमें। जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से बताना है। रॉन्ग मेजरमेंट, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया और बताया कुछ, तो इस तरह से नहीं चलेगा, हमें रॉन्ग मेजरमेंट को भी अवॉइड करना होगा। तो इस तरह से जब हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करके एक अच्छा प्रोडक्ट रखेंगे तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस इज़ अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. Business should create jobs for skilled and unskilled people. It should provide employment opportunities to economically backward and दिव्यांग persons. तो employment generation कब होगा कि जब हम बिजनेस, हमें पता है कि एक सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, बिज़नेस में जॉब क्रिएट होंगे, इसमें स्किल्ड लोग भी लगते हैं, अनस्किल्ड लोग भी रखते हैं, और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको भी सहायता मिलती है, और जो दिव्यांग पर्सनस होते हैं उनके लिए भी कुछ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एरिया में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो इफ़ एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू सोसाइटी। तो देखिए, अगर हम कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में, उनके अच्छाई के लिए भी हमें बहुत कुछ सोचना होगा। अगर हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा है तो हम जब स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स रहते हैं वो तो हमारी सोसाइटी का पार्ट होते हैं, उनके लिए भी हमें कुछ सोशली करना होता है। सो एम्प्लॉयज़ की बहुत अच्छी केयर होनी चाहिए और उनको सोसाइटी में उनके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशंस, इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज़, ऑफरिंग इंसेंटिव्स एट्सेट्रा। तो ऐसे समय में उन्हें प्रॉपरली जो फेयर उनकी रेम्यूनरेशन है, उनका जो सैलरी है उनको रेगुलर मिलना चाहिए। उनको जो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, और इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज़, यानी हर एक एम्प्लॉई के लिए अच्छी प्रॉपर पॉलिसीज़ होना चाहिए, अलग अलग, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और उन्हें प्रॉपरली समय समय पर इंसेंटिव्स दिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज लाइक ट्रैफिक जैम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एट्सेट्रा. बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट कहीं हो रहे हैं, तो हमें उनको हेल्प करना चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, जैसे कि ट्रैफिक जाम है, स्लम्स बहुत जगह बढ़ते जा रहे हैं, एयर और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें बिज़नेस को इस बारे में अवेयर रहना चाहिए और इन सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में मदद करना चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन एट्सेट्रा। तो आज भी हम बहुत बड़े बड़े जो बिज़नेस हाउस हैं देखते हैं कि वो लोग फंडिंग करते हैं, किस लिए डोनेशंस देते हैं, किस लिए, तो अच्छा स्कूल एजुकेशन बच्चों को मिल सके, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को भी अच्छा सा एजुकेशन मिल सके, उसके लिए वो काम करते हैं। और वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं, डोनेशंस देते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो अभी रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस का क्या रोल है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट दैट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। मतलब हमारी कॉस्ट जितनी लगी है उससे जब हम ज़्यादा अर्न करते हैं तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जो भी रेवेन्यू मिली है उसमें से हम अपने खर्च खत्म कर देंगे तो वो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को हम मैथ्स में भी
पढ़ते आ रहे हैं ना। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है। इस सेम चीज़ हम बिज़नेस में देखते हैं कि प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू, जो भी पैसा हमने अर्न किया है उसमें से हमारे जो खर्च थे अगर हम उन्हें पूरे माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, देखिए यहाँ पर एक पूरे एक डायग्राम के थ्रू हमें पूरा प्रॉफिट के बारे में समझाया गया है कि प्रॉफिट जो है रिटर्न्स टू इन स्टोर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रेपुटेशन, रिवॉर्ड फॉर रिस्क और सर्वाइवल। तो इस डायग्राम को हम अच्छी तरह से समझेंगे, सिर्फ आप एक बार इसे देख लीजिए फिर आगे हम इसे समझते जाएंगे। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो सबसे पहले प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, तो सबसे पहला रोल हम देख रहे हैं रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। जो भी लोग अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न बाय द बिजनेस। और ये तभी पॉसिबल होगा जब बहुत अच्छा प्रॉफिट कोई भी बिजनेस अर्न करता है। तो प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, तो सबसे पहला रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर्स मनी जितना भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें जब अच्छी तरह से प्रॉफिट मिलता है तो ही वह प्रॉफिट बिजनेस में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। सेकेंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडिक्वेट प्रॉफिट एनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पर अच्छा खर्च करेगी। दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट, जिससे कि टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम होगी। इनोवेटिव प्रोडक्ट बेनिफिट्स द होल नेशन। अच्छे प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अगर बनेंगे तो हमारे पूरे नेशन के लिए वो फ़ायदेमंद रहेंगे। तो प्रॉफिट अच्छा हुआ तो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा रहा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च करेगी कंपनी। ग्रोथ एंड एक्सपांशन। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड एक्सपांशन में अगर हम देखें कि प्रॉफिट अच्छा रहा तो इंटरनल सोर्स अच्छे होंगे बिजनेस के, और उससे क्या होगा, प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस को बढ़ा सकेंगे थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। किस तरह से, एक तो उसकी बिजनेस का जो प्रोडक्शन है वो भी एक्सपांड होगा और अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन भी किया जा सकेगा। द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और कुछ पोर्शन है प्रॉफिट का उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा बिजनेस से, जिससे कि और आगे डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रॉफिट्स फैसिलिटेट्स पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम. It also motivates the employees working in the organization. This finally leads to increase in overall efficiency of the organization. प्रॉफिट अच्छा रहा तो जो भी ड्यू होंगे, जो भी बकाया रकम होगी बिजनेस की, बकाया जो अमाउंट होगी वो पे की जाएगी, जिससे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा और इससे ओवरऑल एफिशिएंसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वह बढ़ेगी। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट विच इज़ देयर means of livelihood. By earning sufficient profits they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. तो लाइवलीहुड भी इंक्रीज़ होगा। अगर बिजनेसमैन को अच्छा प्रॉफिट मिला तो उसकी खुद की भी लाइफ जो है उसमें ग्रोथ होगी, बिजनेस के और बिजनेस से संबंधित सभी लोगों की तो अच्छे से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ही, बिजनेसमैन का भी लिविंग स्टैंडर्ड डिसेंट होगा। रिवॉर्ड फॉर रिस्क। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क. Profit also serves as a protection against those risks which cannot be insured, for example fall in demand, adverse government policy, etc. तो प्रॉफिट को जो है उसको कंसिडर किया जाता है रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क, कि जो भी बिजनेस में रिस्क होते हैं उनके बदले में जो भी रिवॉर्ड मिला है वह उसे रिवॉर्ड के रूप में देखा जाता है। प्रॉफिट ऑल्सो सर्व्स एज प्रोटेक्शन। इस प्रॉफिट को एक प्रोटेक्शन भी माना जाता है रिस्क के अगेंस्ट में। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है, अगर एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी रही, फॉल इन डिमांड रहा, तो ऐसे समय में प्रॉफिट अगर अच्छा रहा तो कुछ समय तक वो कंपनी स्टैंड कर सकती है। नेक्स्ट है सर्वाइवल।
तो it helps the business to continue to exist in market. If the business does not make enough profit, it will not survive in growing competitive environment. Profit means survival in competitive environment. तो देखिए, अगर प्रॉफिट अच्छा रहा तो कंपनी अच्छी तरह से मार्केट में सर्वाइव करेगी। अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं रहा तो जो भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको कंपनी झेल नहीं पाएगी। सो प्रॉफिट मतलब कंपनी का सर्वाइवल। सो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करने के लिए अच्छा प्रॉफिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं यह वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पढ़ाना समझ में आया होगा। आप पॉइंट वाइज इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।